करें, शुरू करें। चलो, तो अब बातचीत बंद करें। चैप्टर नंबर 11 हमारा पूरा हो गया था। बंटी मोबाइल बंद करें। अब चैप्टर नंबर 12 की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये जो चैप्टर है ना, ये आसान चैप्टर है और पूरा का पूरा फिजिकल केमिस्ट्री वाला ही है। कुछ बातें हमें यहाँ थोड़ी डिटेल में पढ़नी है, तो इसको अच्छे से पढ़िए। छोटा चैप्टर है, पर अगर पिछले 2-3 साल का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो एटम एटम से ही 2 सवाल आ रहे हैं। 2 लेक्चर का टॉपिक है, 2.5 लेक्चर का। 2024 में नीट में कितने सवाल हैं? 2। तो अच्छे से पढ़िए, आसान चैप्टर। हैंग डालिए, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 12 एटम। अब चलो बातचीत बंद करो, पढ़ाई पे फोकस करो। हैंग डाल लीजिए। चैप्टर नंबर 12 आज ही 5 से 6 पेज एनसीईआरटी के कवर हो जाएंगे। और सभी लोगों से प्यार से रिक्वेस्ट कि भैया उसको अंडरलाइन करके पढ़ो, क्योंकि यहां से स्टेटमेंट वाले सवाल, ट्रू फॉल्स वाले सवाल आए हुए हैं और लगातार फिर पूछे जाएंगे। इसलिए ये 5 से 6 चैप्टर ऐसे हैं जो थ्योरेटिकल है। 3 तो मॉडर्न फिजिक्स के, चौथा सेमी, 5वां ईएम वेव्स, और थोड़ा वेव ऑप्टिक्स भी जोड़ सकते हो क्योंकि डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन भी थ्योरेटिकल है। तो ये 6 चैप्टर हैं जो बॉटनी जूलॉजी स्टाइल में अंडरलाइन करके पढ़ने हैं। हम आपको करंट, कैपेसिटर, मैग्नेट, ईएमआई, एसी में नहीं कहा। वहां मैंने आपको क्या करा है? न्यूमेरिकल, सॉल्व, अनसॉल्व, समरी। पर ये जो 5-6 चैप्टर हैं, इनको थ्योरी से भी पढ़ना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास 3 मॉडल हैं जिसमें आज हम बात करेंगे। 11वीं क्लास में सबने पढ़ा हुआ है। सबसे पहले था थॉमसन मॉडल। ले बात बंद कर भाई, अलग से डांटना थोड़ा अच्छा तो नहीं लगेगा फिर। बिल्कुल बातचीत बंद, ठीक है। तो सबसे पहले आया थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल याद करो, 11वीं क्लास में पढ़ा था। प्लम पुडिंग मॉडल, जैसे पूरा वाटरमेलन, तो पूरा वाटरमेलन तो पॉजिटिव चार्ज है और जो उसके अंदर उसके सीड्स हैं, बीज, वो कौन है? इलेक्ट्रॉन। पर बाद में फेल हो गया था क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फीयर में बटा हुआ नहीं होता। कहां होता है? सेंटर पर। ये कहने वाले थे रदरफोर्ड। थॉमसन ने तो क्या कहा था? दोनों प्रश्नों में अंतर है, जेईई मेन में आया हुआ थ्योरेटिकल। थॉमसन ने तो कहा था पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फीयर में बटा हुआ है, जिस प्रकार वाटरमेलन, तो वाटरमेलन में पूरा पॉजिटिव चार्ज, और जो वाटरमेलन के बीज हैं वो कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। जिस प्रकार हम कोई केक खाते हैं तो केक तो पूरा पॉजिटिव है और जो उसके अंदर चेरीज या स्ट्रॉबेरी एम्बेडेड है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन। प्लम पुडिंग मॉडल। क्या बात समझ में आ रही है? ये कहने वाले कौन थे? थॉमसन। पर थॉमसन ने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि पूरा का पूरा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये नीट 2024 का प्रश्न है। पूरा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसका क्या मतलब है? जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। द एटम इज होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज एग्जैक्टली सेम है। क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो अपन ये सब थ्योरेटिकल पॉइंट है, वन बाय वन सबको पढ़ेंगे। 3 मॉडल है। थॉमसन के बाद कौन आए बताओ? रदरफोर्ड। और इन्होंने बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट करके बताया था, अल्फा स्कैटरिंग। वास्तव में इन्होंने नहीं किया था, इनके 2 स्टूडेंट थे, जीजर एंड मार्सडन। इन्होंने पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट अंडर द गाइडेंस ऑफ रदरफोर्ड परफॉर्म किया था। और तीसरा जो सबसे पॉपुलर मॉडल है वो है बोर। तो लिख लीजिएगा, 3 मॉडल के बारे में हमें चर्चा करनी है। सबसे पहले आएगा थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड। ये सब पॉइंट्स याद करने वाले हैं, तो वन बाय वन मैं इनको मैं आपको लिखाता जाऊंगा। थॉमसन, थॉमसन के बाद रदरफोर्ड और फिर बोर मॉडल। सबसे ज्यादा फेमस बोर मॉडल है। चैप्टर बहुत आसान है, बिल्कुल फ्रेश है। आज ही शुरू कर दें तैयार करना, 2.5 लेक्चर में तो बढ़िया तैयार हो जाएगा। ये है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12। रोज आपको कहते हैं किसी ना किसी रूप में 15 मिनट, आधा घंटा, कभी 1 घंटा एनसीईआरटी को लेकर बैठिए।
उसके शब्द, उसके लैंग्वेज, उसके क्वेश्चन बहुत जरूरी है। आज भी आपको 1 घंटे का होमवर्क मिलेगा केवल एनसीईआरटी को सिस्टमेटिक तैयार करने का। करेंगे तो डर हटेगा। तो आइए सबसे पहला मॉडल डालिए, ए थॉमसन मॉडल। पहला लिखिए थॉमसन मॉडल। मोबाइल छोड़ दीजिए, पूरा फोकस करिए पढ़ाई पर। 1.25 घंटे बढ़िया सीख के जाइए। थॉमसन मॉडल, पहले कच्चा पक्का बोलिए, थॉमसन ने क्या कहा? पूरा एटम क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज। दूसरा, जो पॉजिटिव चार्ज है कहां बटा हुआ है? पूरे स्फीयर में। ध्यान दीजिए, पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फीयर में है और इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं। इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं। जिस प्रकार तरबूज में जो बीज होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं। बीज किसकी तरह काम कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। और जो तरबूज का जो रेड वाला पार्ट है वो कौन है? पॉजिटिव चार्ज। क्या बात क्लियर है? और तीसरी सबसे बात, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव टोटल नेट चार्ज कितना है? 0। आइए लिखना शुरू करते हैं थॉमसन मॉडल के पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स हैं जो मैंने एनसीईआरटी से एक्सट्रैक्ट किए हैं। जो एक पेज का काम है उसको मैंने 3 पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया ताकि आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकें। तीनों को लिखना शुरू करिए 1 बाय 1। वर्ड टू वर्ड नहीं रटना, कंक्लूजन समझ लें ताकि कोई प्रश्न आए थ्योरेटिकल तो आप उसको कर पाए। अभी प्रश्न करके दिखाऊंगा कैसे जेई मेन में, नीट में थ्योरेटिकल सवाल आए हुए। अब बातचीत बंद करके लिखना शुरू करिए। तीनों पॉइंट मैंने समझा दिए हैं। चित्र बना लीजिए। ये जो ग्रे पार्ट है इसको पूरा हैशिंग करिएगा ऐसा ताकि आपको पता चले ये पूरा जो ग्रे है वो कौन है? पॉजिटिव चार्ज पूरे में। और जो माइनस है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं एम्बेडेड। ये पहली लाइन ही 2024 का प्रश्न है। द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। 2024 का स्टेटमेंट का सवाल था ये। सारे शब्द एनसीईआरटी से लिए हैं पर जो नेट याद रखने वाली बातें हैं वो कंक्लूड कर दी है मैंने। थोड़ा सा सीरियसनेस लाइए, रोज आपको समझाते हैं। दिन भर पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए। हम भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। मैंने आपको कहा फ्राइडे को मैं आपको एक रिवीजन फाइल दिखाऊंगा किस तरह से मैंने तैयार करी है। उसके आगे शॉर्ट नोट भी बनाए हैं, क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं। क्वेश्चन को तरीके से मैंने एनसीईआरटी से, एग्जाम्पलर से, सॉल्व्ड एग्जाम्पल सबसे काम काम के सवाल छांटे हैं क्योंकि अब अंतिम समय में सब कुछ करना संभव नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन जिससे पूरा चैप्टर रिवाइज हो उनको सूझबूझ तरीके से छांटा गया है। आपको दिखाऊंगा, आपको खुद को लगेगा कि सर ऑलमोस्ट सारी चीजें आ गई उसमें। लगातार एफर्ट लगाने पड़ेंगे। बिना एफर्ट लगाए कुछ भी हासिल नहीं होगा। रिजल्ट की चिंता नहीं करिए, हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत है। आज भी और 10 साल बाद कोई भी काम कर रहे होंगे वहां भी समय इससे और खराब भी आ सकता है, समय इससे बहुत अच्छा भी आ सकता है। पर एक बात पे गौर करिए, ईमानदारी से अपना काम करते रहिए, हर तरह का समय अच्छा निकल जाएगा। एफर्ट लगाइए, कुछ भी पकी पकाई चीज नहीं मिलेगी जीवन में। स्ट्रगल लगातार करना पड़ता है, इस बात को ध्यान रखें और जुझारू बन के पढ़ें कि नहीं सर चीजें सीखनी है, काम हो जाएगा। आइए तीनों पॉइंट लिखने के बाद यही मन में याद करिए। पहला, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। दूसरा, एटम पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, मतलब चार्ज कहां बटा हुआ है? पूरे के पूरे स्फीयर में। जबकि ये बात गलत है, ये बात गलत है, तभी तो फेल हुआ। बाद में रदरफोर्ड ने कहा ना ना, पॉजिटिव चार्ज पूरे में नहीं बटा हुआ, कहां है? सेंटर पे। तभी तो न्यूक्लियस की खोज का श्रेय
किसको जाता है? रदरफोर्ड। देख लो, तीनों पॉइंट अभी याद कर लो, लिख लो, चित्र बना लो और अभी तीनों को याद कर लो। बढ़े? यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई सूत्र नहीं है। थॉमसन मॉडल बोले तो शुद्ध रूप से थ्योरेटिकल। प्लम पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन के अंदर सीड्स, केक के अंदर स्ट्रॉबेरी या चेरी, वो मॉडल है। क्या आगे कर दूं क्या? एक लाइन काम की, उसको अंडरलाइन कर लो, वहां नीट 2024 लिख दो, ताकि आपको पढ़ते समय फोकस रहेगा कि अच्छा यार ये सवाल आया हुआ है, ये वाली बात मुझे याद रखनी चाहिए। अब आते हैं रदरफोर्ड की बातें करते हैं, पहले कच्चा पक्का सुनते हैं फिर आएगा। रदरफोर्ड ने किया भाई साहब एक अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जबरदस्त अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने सामने रखी गोल्ड फॉइल और अटैक किसका करवाया? अल्फा पार्टिकल का। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। सीधे निकलना इस बात का संकेत है एटम का मोस्टली पार्ट एम्प्टी है। एम्प्टी है भाई साहब, 99.9% अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, इसका मतलब एटम पूरा एम्प्टी है। कुछ पार्टिकल में स्कैटरिंग कम हुई, कुछ में जबरदस्त हुई। स्कैटरिंग का मेन कारण कौन है? न्यूक्लियस के सेंटर पे रखा पॉजिटिव चार्ज। उस पॉजिटिव चार्ज ने अल्फा पे भी क्या करा? कोलंबिक बल लगाया, जिससे वो क्या हो गए? स्कैटर्ड। आपने सुना होगा आउट ऑफ 20,000, आउट ऑफ 8,000 एक पार्टिकल वापस लौट कर आ गया, मतलब वो बिल्कुल कहां गया था? सेंट्रल लाइन पर, और कोलंबिक फोर्स ने उसको वापस भेज दिया। ये सब हमारे सिलेबस में भी हम पढ़ेंगे। आइए अगला मॉडल ला लिए, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। चित्र नहीं बनाना है, एनसीईआरटी में दे रखा है, बस एक बार देख लें ताकि अटपटा नहीं लगे किताब पढ़ने पर। बोर्ड की परीक्षा देनी नहीं है तो चित्र बनाने का कोई उपयोगिता नहीं है। बोर्ड में तो 3 नंबर का सवाल आता है। ब्रैकेट में लिख लें, जीजर मार्सडन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये इसलिए जरूरी है, एक सवाल में भाई ने लिख दिया जीजर मार्सडन एक्सपेरिमेंट, तो क्या साइकोलॉजिकल हम परेशान हो जाते हैं एग्जाम में, यार ये क्या है? नाम सुना हुआ होगा तो आप परेशान नहीं होगे। एक सॉल्व्ड एग्जांपल में उसने जीजर मार्सडन एक्सपेरिमेंट लिखा है, तो आपके देखा हुआ होगा तो आप डरोगे नहीं कि अच्छा हाँ यार जीजर मार्सडन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये दोनों रदरफोर्ड के ही स्टूडेंट थे यूनिवर्सिटी में, और उनकी गाइडेंस में इन्होंने पूरा प्रयोग करके किया। अब आप देखिए इसमें क्या हो रहा है, कुछ भी याद नहीं करना है, आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए। ये कौन है? सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल बाजार में मिलते नहीं है कि 100 अल्फा पार्टिकल ले आए। वास्तव में यहां एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा होता है जो डिके करता है, और डिके करने से क्या पैदा होते हैं? अल्फा पार्टिकल। वो यहां से पैदा हुए अल्फा पार्टिकल। ये अल्फा पार्टिकल सीधे निकले, ये बीम बन गई। ऊपर नीचे क्या लगा रखी है? लेड ब्रिक्स। लेड ब्रिक्स क्यों लगा रखी है? ऊपर नीचे से वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे और उसकी क्या बन जाएगी? एक सीधी बीम। ये बीम आई। ये देखिए ये कौन है? ये है भाई साहब गोल्ड की फॉइल, गोल्ड की थिन फॉइल। गोल्ड ही क्यों काम में लेते हैं, इसका भी एक सवाल है, आधे घंटे बाद आएगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। गोल्ड ही क्यों काम में लिया? यार कोई हाइड्रोजन एटम भी काम में ले सकते थे, कोई दूसरी फॉइल काम में लेते। इसका भी एक रीजन है, समय आने पे सिखाऊंगा। अब आप देख सकते हैं मोस्टली एटम देखो कैसे निकल गए? सीधे, बिना स्कैटर्ड हुए कैसे निकल गए? सीधे। कुछ देखिए डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ भयंकर डिफ्लेक्ट हुए। ये देखिए 8,000 में से बैकवर्ड आ गया। बैकवर्ड आने का मतलब है कि एटम के सेंटर पे कोई जबरदस्त भूत बैठा है, और उस भूत ने इस अल्फा पार्टिकल को क्या कर दिया? पूरा का पूरा रिपेल कर दिया।
उसी भूत को क्या कहा गया? न्यूक्लियस। उसी को क्या कहा गया? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? रदरफोर्ड को। न्यूक्लियस शब्द पहली बार इस्तेमाल ही किसने किया था? रदरफोर्ड ने। कहा था जो पॉजिटिव चार्ज है, थॉमसन ने बात कही थी वो गलत है, पूरा पॉजिटिव चार्ज स्फीयर में बटा हुआ नहीं होता, वो तो कहां कंसंट्रेटेड होता है? सेंटर। और बातें क्या करी देखिए, जैसे मैं कोई चित्र बना के बताऊं कि सर इतना भारी चित्र नहीं बनाना, तो देखो मैं आपको सरल बताता हूं। ये कौन है? गोल्ड फॉइल। ये यहां से अल्फा आ रहे हैं, ये अल्फा आ रहे हैं। अब आप देखिए मैक्सिमम अल्फा कैसे निकल गए? सीधे। मैक्सिमम अल्फा सीधे निकल गए। कुछ अल्फा देखिए ये क्या हो रही है? ये क्या हो रही है? स्कैटरिंग हो रही है। कुछ अल्फा की स्कैटरिंग जबरदस्त हुई। ये सब क्या बता रहा है? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। आइए देखते हैं, इन बातों को समझते हैं। ये देखिए और 3 डायमेंशन डायग्राम है, आपको फील आएगी। सर ये क्या गोल है? यही है पूरी गोल्ड फॉइल। ये देखिए गोल्ड फॉइल इस तरह से। अब पूरा सेटअप देखिए, याद नहीं करना है, दिमाग में रिलैक्स रखिएगा। यहां से कौन आ रहे हैं? अल्फा पार्टिकल, सोर्स ऑफ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल। यहां से अल्फा पार्टिकल आए। बच्चे जी ये कौन है? ये है आपकी गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल जिसकी इतनी थिकनेस है। आप देखिए मैक्सिमम अल्फा कैसे निकल गए? सीधे। ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन क्यों काम में ली? जब अल्फा पार्टिकल इस पे जाके टकराएंगे तो वहां पे चमक पैदा होगी। क्या पैदा होगी? चमक। यहां देखिए चमक कितनी जबरदस्त है। इसका मतलब ज्यादातर अल्फा पार्टिकल कैसे जा रहे हैं? सीधे। भाई कोई अल्फा पार्टिकल आंख से थोड़ा दिखते हैं कि आपने गिन लिया, अच्छा 1 2 3, नहीं सर ये जा रहा है, सर ये जा रहा है, ऐसे नहीं दिखते। ये आपको यहाँ चमक दिख रही है। चमक दिखने का मतलब है यहाँ अल्फा पार्टिकल पहुंच रहे हैं। देखिए मैक्सिमम कहां पहुंचे? सीधे। देखिए टेढ़े मेढ़े भी पहुंच रहे हैं। ये क्या हो रहे हैं? स्कैटर्ड। ये क्या हो रहे हैं? स्कैटर्ड। चित्र याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए साहब आगे पढ़ते हैं। अब ये मैंने लिखे हैं इसके कंक्लूजन। एक एक पॉइंट को समझिए फिर लिखिएगा। पहला पढ़िए, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज अनऑक्यूपाइड। अनऑक्यूपाइड का मतलब खाली। एज अबाउट 99% अल्फा पार्टिकल्स कैसे निकल गए? विदाउट डेविएशन। पहला निष्कर्ष, 99% अल्फा पार्टिकल का सीधा निकलना इस बात का संकेत है कि एटम का मोस्टली पार्ट क्या है? एम्प्टी। पहला पॉइंट लिखते जाओ। कंक्लूजन ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये 2 पेज में दिया हुआ है, पर मैंने उसमें जो काम की बातें हैं जिस पर थ्योरेटिकल सवाल बन सकता है उनको निकाल लिया है। अब पहला पॉइंट लिखो, उसको 2 बार समझो, फिर दूसरे पे आएंगे। पहला पढ़ लीजिए, पूरा छापिए मत। अपन को नोट्स नहीं बनाने हैं, अपन को तो समझ कर याद करना है। और शब्द से शब्द भी मत रटो। कच्चा पक्का भी याद होगा तो काम चल जाएगा, हिंदी इंग्लिश में मिक्स। एटम का मोस्टली पार्ट एम्प्टी है क्योंकि 99% अल्फा पार्टिकल विदाउट डेविएट हुए सीधे निकल गए। बोलो पहला ओके है क्या? अब दूसरा पढ़िए। दूसरा क्या कह रहा है? देयर मस्ट बी एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन ऑफ कंसंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज, जो कि कहां बैठा है? सेंटर पर। एंड दिस स्मॉल रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियस। क्यों? ऐसा क्यों पता चला? आउट ऑफ 8000 एक अल्फा पार्टिकल ही रिबाउंड हुआ, मतलब सेंटर पे कोई भयंकर पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है, और उसी को क्या कहा गया? न्यूक्लियस। द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। स्कैटरिंग क्यों हो रही है? बताइए क्यों हो रही है? क्योंकि कुलंबिक फोर्स लग रहा है, एनकाउंटर हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। किस किस के बीच में? अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस। यहां एक सवाल बन सकता है, स्कैटरिंग का कारण बताइए। इंटरेक्शन, एनकाउंटर किस किस के बीच में?
अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस। अल्फा पे चार्ज बताइए पॉजिटिव, न्यूक्लियस पे चार्ज बताइए पॉजिटिव। दूसरा पॉइंट लिखिए तसल्ली से। न्यूक्लियस की खोज का श्रेय किसको जाता है? रदरफोर्ड को। नोट कर लें। दूसरे पॉइंट को लिखने के बाद उसी को 2-3 बार पढ़ो ताकि वो दिमाग में धीरे धीरे सेट हो। कोई अपने जल्दबाजी नहीं है, 10 मिनट ज्यादा अपने अगले लेक्चर में फिर पढ़ लेंगे, पर दूसरा पॉइंट पढ़ा उसको एक बार 2 बार यहीं पढ़ के याद कर ले कि सेंटर पे एक स्मॉल चार्ज पॉजिटिव। अब देखो नीचे का चित्र, चित्र ही इतना बढ़िया है। ये देखिए पहले पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फीयर में बटा हुआ था, अब बताइए कहां है? कहां है? सेंटर पे। चित्र बना लीजिए, मजा आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे प्लेनेट सन के चारों तरफ घूमते हैं। ये देखिए इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। अब तीसरा पॉइंट बहुत अच्छा है कि सर सीधे निकल गए, पर सर चारों तरफ इलेक्ट्रॉन भी तो चक्कर लगा रहे हैं, क्या उन्होंने कोई ज्यादा स्कैटरिंग नहीं करी? आंसर है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इतनी स्कैटरिंग नहीं हुई। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन का मास कैसा है? नेग्लिजिबल। और बिल्कुल बात सही है, इलेक्ट्रॉन का मास कैसा होता है? नेग्लिजिबल। तीसरा पॉइंट भी बहुत अच्छा है, न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज सो मासिव एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल। एटम का जो न्यूक्लियस है सबसे सारा मास कहीं है? न्यूक्लियस में ही तो है। ऑलमोस्ट होल ऑफ द मास इज कंसंट्रेटेड एट द न्यूक्लियस। यार मैंने शब्द बोला ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट और सारे मास में अंतर है क्या? हाँ, सारा मास सेंटर पे नहीं होता क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी तो चक्कर लगा रहे हैं, उनका भी तो मास है। तो मैंने शब्द क्या बोला? ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है, तो लगभग सारा मास कहां कंसंट्रेटेड है? एट द सेंटर। तीसरा पॉइंट लिखिए। चलो चौथा पॉइंट तो बहुत आसान है, इलेक्ट्रॉन इस तरह से चक्कर लगा रहे हैं जिस प्रकार प्लेनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। फिर मैं फिर बोल रहा हूं, चारों बिंदु रटने नहीं है, चारों बिंदु समझ में आ जाने चाहिए कि कोई थ्योरेटिकल प्रश्न आए तो अपन जवाब दे पाए। ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स हैं। चौथा पढ़िए, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व around the nucleus just like planet revolve around the sun। चित्र जरूर बनाएं। अब ये तो थी बायो जैसी बातें, अब इंटरेस्टिंग बातें आएंगी, काफी सारी न्यूमेरिकल्स आएंगे, फॉर्मूले आएंगे, पर ये भी पढ़ना जरूरी है भाई। थ्योरेटिकल सवाल भी 4 नंबर ही देते हैं, तो आपको सारी बातें, स्टेटमेंट वाले सवाल, असर्शन रीजन 180 की तरफ बढ़ना है भाई।
अपन को 140 150 में संतुष्ट नहीं होना है, तो सब्जेक्ट तो पूरा आना चाहिए। आज आप पढ़ना 4 से 5 पेज इसी के भरे हुए हैं किताब में, तो भाई सवाल तो बन ही सकता है अंदर से। बोलिए यहां तक ओके? बताओ, 4 पॉइंट बोल सकते हो एक बार कच्चे पक्के? आओ कोशिश करते हैं। ठीक है, लिख लिया सभी ने? 1 मिनट ले लो, जिसने लिख लिया चारों पॉइंट पढ़ो, फिर मैं बोलता हूं आपको आधे अधूरे कच्चे पक्के हिंदी इंग्लिश मिक्स, फिर आप पढ़ना, तो यही याद हो जाएंगे, तो डर हटेगा अपना। लिख लो तसल्ली से और एक एक पॉइंट मेरे से फिर सुनो अच्छे से। चलो अब कोशिश करना, ब्लैंक कर रहा हूं, ठीक है? एक एक सुनते जाएंगे। पहले बोलो, एक पहला, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल का विदाउट डेविएट हुए सीधा निकलना इस बात का संकेत है एटम का मोस्टली पार्ट एम्प्टी है। वो 99.98 आपको रटने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछता, फिजिक्स में ऐसा कोई डेटा पूछा नहीं जाता, पर आपको कंक्लूजन पता होने चाहिए। फिर सुनिए, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल का विदाउट डेविएट हुए सीधा निकलना इस बात का संकेत है एटम का मोस्टली पार्ट एम्प्टी है। भाई ने बाकायदा ग्राफ बनाया, यहां लिखा नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल, ग्राफ ही पूछ लिया गया है परीक्षा में, और यहां दिया स्कैटरिंग एंगल 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, 160 डिग्री, 180 डिग्री। अब आप देखना चित्र कैसा बनेगा, आपको फील आएगी। वैसे तो प्रैक्टिकल ग्राफ है, पर आप समझ सकते हो, ऐसा फील करिए। स्कैटरिंग बहुत कम, पर ऐसे पार्टिकल की संख्या बहुत। जैसे जैसे स्कैटरिंग एंगल बढ़ रहा है, संख्या कम होती जा रही है। 180 डिग्री वाले की संख्या सबसे कम है। 4 ऑप्शन यही आ गए। आपको अलग अलग तरह का ग्राफ दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, अलग तरह के ग्राफ दिए हुए हैं। अब ये किसी रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा, ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्व्ड ग्राफ है। बाकायदा उन्होंने प्रैक्टिकल करके ग्राफ बनाया, पॉइंट पॉइंट बना बना के। जिनका स्कैटरिंग कम, उनकी संख्या सबसे ज्यादा। बना लीजिए, एनसीईआरटी से लिया गया है ग्राफ। अभी आपको ओरिजिनल ग्राफ भी दिखाऊंगा। कोई एंगल वेंगल याद नहीं करने, बस एक रफ आइडिया है कि अच्छा, जिनका स्कैटरिंग एंगल कम है उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। बोलिए क्या आगे बढ़े? पहला कंक्लूजन याद हुआ? दूसरा बताइए, दूसरा क्या था? एटम के सेंटर पे एक पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है, और उसके और अल्फा पार्टिकल के इंटरेक्शन एनकाउंटर की वजह से ही क्या हो रही है? स्कैटरिंग। तीसरा, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कोई बहुत ज्यादा स्कैटरिंग नहीं होती। चौथा, इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूम रहे हैं जैसे प्लेनेट सन के चारों तरफ घूमते हैं। क्या ये बात ओके है? चलिए साहब और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, सब एनसीईआरटी से लिया गया है, ताकि एक एक चीज आप देख लो मेरे साथ। देखो, नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स, यहां लिया स्कैटरिंग एंगल।
जब एंगल बहुत कम है तो संख्या बहुत ज्यादा है, लगातार संख्या कम हो रही है। सर ये क्या बनाया गया है? यहां से काफी सारी चीजें समझ में आएंगी। ये देखिए, ये है टारगेट न्यूक्लियस। सर टारगेट न्यूक्लियस कौन है? गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल पे तो टकरा रहे हैं जाकर। ध्यान से चित्र देखें, फील करिए भाई साहब, ये वाला को फील करिए, ये सीधा गया, ये देखिए, और वापस रिबाउंड हुआ। देखिए ये वही वाला 8,000 20,000 में से एक, ये देखो भाई साहब टकराया भी नहीं। ये थोड़ी सी दूरी दिख रही है, ये दूरी हमारे सिलेबस में है, इसे बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। सीखेंगे, अभी आधे घंटे इसकी चर्चा करेंगे। ये बाकी जो ऊपर वाले से जा रहे हैं, ये देखिए क्या हो गए? डिफ्लेक्ट। ये सब क्या हो गए? डिफ्लेक्ट हो गए। ये वाला देखिए भाई साहब कितना जबरदस्त डिफ्लेक्ट हुआ है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के आसपास है, उनका डिफ्लेक्शन एंगल ज्यादा है। जो न्यूक्लियस से दूर है, ये देखिए कितना दूर है, तो इसका डिफ्लेक्शन भी बहुत कम है। जो न्यूक्लियस के पास हैं, उनका डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां कुलम्बिक फोर्स जबरदस्त लग रहा है। ये वाली जो दूरी जो आप पहली बार आज पढ़ेंगे, इसे बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। क्या बोलते हैं? इंपैक्ट पैरामीटर। अब मैं दोनों को समझाता हूं वन बाय वन। तो पहले तो आप ये कच्चा पक्का टेढ़ा मेढ़ा चित्र बना लीजिए। एक बनाइए बिल्कुल सीधा और लौटता हुआ, और 2-3 ऊपर नीचे बना लीजिए। एक बार हाथ से बना हुआ होगा तो एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। अभी मैं सब समझाऊंगा। इस बी को बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। क्या होता है अभी पूरा क्लियर होगा। और ये एकदम टकराइए मत, थोड़ा सा पहले रोक दीजिए। ये दूरी कहलाएगी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसका एक तीर का निशान जाते हुए और एक तीर का निशान आते हुए, और बाकी सब स्कैटर्ड, बाकी सब स्कैटर्ड। कच्चा पक्का बना लीजिए, कोई रंग भरो प्रतियोगिता नहीं करनी है, और कोई चित्र की सुंदरता का कोई नंबर नहीं है, बस एक आइडिया लगना चाहिए। टारगेट न्यूक्लियस कौन है यहां लिख लीजिए, गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल का किसी को एटॉमिक नंबर पता हो? 79 जेड। जेड होता है एटॉमिक नंबर। क्या आगे बढ़े? सब सब ये ऑब्जर्व्ड बातें हैं। हम एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स। वहां से क्या क्या कंक्लूजन निकले, उनकी चर्चा की जा रही है। दो टर्म अब हमें समझाने हैं। बी का नाम बोलो एक बार, इंपैक्ट पैरामीटर। और आर नॉट का नाम बोलो, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या आगे बढ़े? सरल है चैप्टर। एटम, इसके बाद न्यूक्लियस, एक्सरे, बहुत आसान। आप एक दिन में 5 से 6 घंटे लेकर बैठिए, पूरा मॉडर्न सिस्टमेटिक तैयार विद न्यूमेरिकल सब कुछ। अभी फ्राइडे को इसका एक रिवीजन पैकेज दिखाऊंगा आपको। 180 से 200 सवाल हैं, 200 सवाल किए पूरे 5 घंटे में, अच्छी तरीके से मॉडर्न की हर प्रोफाइल कवर। उन 200 सवाल में जेई मेन के भी क्वेश्चन, एग्जाम्पलर के भी सॉल्व,
अनसॉल्व एनसीईआरटी के, पुराने नीट के सवाल, और कुछ मैंने 50-60 सवाल नए भी डाले हैं, क्योंकि क्या सब हमने सर कर रखे हैं, कुछ नए सवाल चाहिए रिवीजन में जो मॉड्यूल में नहीं हो, ईएलपी में नहीं हो, तो 50 सवाल नए डाले हैं ताकि बिल्कुल तरीके से आपको नई चीज भी देखने को मिले। वो 180-200 सवाल किए, एक कंप्लीटनेस का एहसास कि हाँ सर अब मेरा मॉडर्न तैयार। उसके आगे मैंने शॉर्ट नोट भी लगाए हैं हर चैप्टर के, फोटोन थ्योरी के, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर वेव, एटम स्ट्रक्चर के, वो 2 से 3 पेज पढ़ने पर मॉडर्न फिजिक्स पूरा सिस्टमेटिक रिवाइज हो जाएगा। तो रिवीजन फाइल है, प्रिंट निकाला, उसको धीरे 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 उसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। करेंगे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, प्रश्न करने से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बाकी कोई भी तरीका नहीं है। चलिए, क्या ये ग्राफ समझ में आता है? ये वाली बात ओके? चलिए अब लिखिए डिस्टेंस ऑफ, हैंग डालिए, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, हेडिंग डालिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इंपॉर्टेंट लगाइए, 3 बार सवाल इससे पूछा जा चुका है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डेरिवेशन समझिएगा ताकि अच्छे सवाल भी सॉल्व हो सकें, सिर्फ सूत्र की रट्टाबाजी मत करिएगा। आइए सब लोग बोर्ड पे देखें, पेन पेंसिल छोड़ दीजिए। ये प्लस का जेडी, बताइए कौन है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे चार्ज होता है पॉजिटिव, जेड बता रहा है एटॉमिक नंबर, ये है आपका न्यूक्लियस। जेड बताइए एटॉमिक नंबर। अगर एक्सपेरिमेंट की बात करें तो उन्होंने टारगेट न्यूक्लियस कौन लिया था? गोल्ड। गोल्ड का एटॉमिक नंबर 17 है। दे रखा होता है प्रश्न में, आपको अलग से रटने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, ये लाइन कौन सी है? सेंट्रल लाइन। जो सेंट्रल लाइन के अलोंग आएगा वही, ये देखिए, ये प्लस और ये भी प्लस, इस पे चार्ज पता है कितना होता है? 2e। अल्फा पे चार्ज प्रोटॉन के चार्ज का डबल होता है और पॉजिटिव होता है। देखिए ये प्लस क्या लगाएगा? कोलंबिक रिपल्शन बल। और सोचिए ये आ रहा था वी नॉट वेलोसिटी से, कोलंबिक बल लगेगा, धीरे धीरे रिटार्ड होगा या एक्सिलरेट? कैसे पता चला रिटार्ड? जा रहा है आगे और बल कहां है? पीछे, स्पीड कम होगी। एक समय ऐसा आएगा जब इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, अब ये इसके और नजदीक नहीं जा सकता, यही दूरी कहलाती है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये वही जो आपने सबसे नीचे बनाया था, सीधा गया और वापस लौटकर आ गया। ये देखिए। दूसरा, सर ये रुका हुआ रहेगा या वापस आ जाएगा? उदाहरण है वापस आ जाएगा, सही जवाब। तो सर ये रुककर वापस कैसे आ जाता है? कोई एग्जांपल देंगे आप? देखो आप कितना बढ़िया है, फिजिक्स यही तो है, चीजें दिखाई देती हैं। इस पेन को देखिएगा, हाईएस्ट पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर एक क्षण के लिए रुका, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी, एक्सीलरेशन 0 नहीं था, अर्थ की ग्रेविटी लग रही थी, तुरंत वहां से पलटी मारा, नीचे आ गया। सेम स्पीड 0 हो गई, कोलंबिक बल 0 नहीं हुआ, यहां पर इंस्टेंटेनियस रेस्ट में आएगा, परंतु रुका हुआ नहीं होगा, तुरंत पलटी मार जाएगा। छोटे बच्चों को पूछो, 5वीं 6वीं के अच्छे बच्चे, रुका हुआ है तो कहते हैं वेलोसिटी 0। गलत बात है, रुके हुए का मतलब होता है वेलोसिटी भी 0, एक्सीलरेशन भी 0 होना चाहिए। सिर्फ वेलोसिटी 0 है तो उसे बोलेंगे तात्क्षणिक रुका हुआ है, इंस्टेंटेनियस रुका हुआ है। सर कोई और उदाहरण दो। सर मैं एसएचएम पढ़ रहा हूं, उससे जोड़ो, आप उससे जोड़ दो। एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी 0 होती है, एक्सीलरेशन 0 नहीं होता, तभी तो वापस लौट कर आता है। तो एक्सट्रीम पर वो तात्क्षणिक रेस्ट में होता है, इंस्टेंटेनियस रेस्ट में होता है। तो इंस्टेंटेनियस रेस्ट का मतलब है वेलोसिटी तो 0 है बट एक्सीलरेशन 0 नहीं है। अब ये अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस के और करीब नहीं आ सकता, और जितना करीब आ सकता था उस दूरी को क्या बोला गया? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच।
क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लगाने के लिए क्या क्या आवश्यक बातें आपको पहले से आनी चाहिए, आओ चेक करें। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैट्स की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला के Q1 Q2 बाय आर। दूसरा, न्यूक्लियस पे चार्ज प्लस का Ze। तीसरा, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज प्लस का 2e। चौथा, काइनेटिक एनर्जी का सूत्र हाफ mv²। अगर ये चार बातें जानते हैं तो आपको डेरिवेशन करने में आनंद आएगा। इन चारों बातों को फिर से सुनिए। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला के Q1 Q2 बाय आर, न्यूक्लियस पे चार्ज प्लस का Ze, अल्फा पे चार्ज प्लस का 2e और काइनेटिक एनर्जी का सूत्र हाफ mv²। जब इस अल्फा पार्टिकल को छोड़ा गया तो हमने ऐसा माना ये बहुत दूर है, जिसे फिजिक्स में बोलते हैं वेरी फार। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहा हूं 1 और 2 के बीच में। देखिएगा, Ke1 प्लस P1 बराबर Ke2 प्लस P2। Ke1 1 पे एनर्जी खुद चिल्लाइए, हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी 0। पूछिए क्यों? बहुत दूर है। बहुत दूर है तो आर इनफाइनाइट, बहुत दूर है तो पोटेंशियल एनर्जी 0। मजा आ जाएगा, 2 पे आ जाइए। 2 पे आ जाइए। 2 पर स्पीड, बच्चों 2 पर स्पीड 0 है। अगर स्पीड 0 है तो काइनेटिक 0 होगी। पोटेंशियल बोलिए के Q1 Q2 बाय आर, तो हाफ mv²। के Q1 पहला चार्ज न्यूक्लियस पर Ze, Q2 अल्फा पे 2e बटे आर नहीं R0। मुझे R0 चाहिए, इसको वहां ले जाइए तो आंसर आएगा के प्लस का Ze प्लस का 2e बटे में हाफ mv²। सूत्र याद भी होना चाहिए और कठिन लगे तो 2 मिनट में आप डिराइव भी कर सकते हो। ये तो इतना समय लगा है, शॉर्टकट में देखो। अगर आप समझ गए, अरे सर जो भी काइनेटिक थी वो किस में बदल गई? ये पढ़ने से समझने से जल्दी लिखा जाता है। अब देखो काइनेटिक कितनी थी? हाफ mv²। पोटेंशियल के Q1 Q2 बटे आर। ले भाई, एक बार में R0 आ गया। तो इतना 5 बार रटने से तो ये ज्यादा बढ़िया है कि काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई। तुझे काइनेटिक पहले से याद है हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी याद हो जाएगी जब इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ लेंगे तो के Q1 Q2 बाय तुरंत ही निकल लिया। तो यहां से क्या क्या काम की बातें हैं? R0 मास के इनवर्स, ये पूछा जा चुका है 2-3 बार। R0 मास के इनवर्स, R0 v² के इनवर्स। कई किताब में सवाल में उसने काइनेटिक एनर्जी दे दी। अब बच्चा जो रट के गया परेशान हो रहा है, यार काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं। भाई इसने पूरी की पूरी हाफ mv² ही दे दिया। तो बताओ R0 का नया फॉर्मूला के प्लस का Ze प्लस का 2e बटे काइनेटिक एनर्जी। लिखना शुरू करिए, एक बार और समझाता हूं। बहुत सिस्टमैटिक समझ में आएगा, कहीं परेशानी नहीं। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, अल्फा पार्टिकल आ रहा है। सर रिटार्ड क्यों हो रहा है? मन में हर प्रश्न आएगा, उसका जवाब देते जाइए। रिटार्ड क्यों हो रहा है? कोलंबिक फोर्स के कारण। पार्टिकल आगे जा रहा है, बल कहां लग रहा है? पीछे। हर बात को समझेंगे ना तो मतलब ये टॉपिक में आपको आनंद आएगा। सर रेस्ट नहीं है, अच्छा शब्द क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस रेस्ट।
बढ़ूं क्या? ऋषभ रावत है क्या कोई? चलो, लिख लिया। आर नॉट, नाम बोल लो सबके। आर नॉट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, हाफ एम वी स्क्वायर क्या है? काइनेटिक एनर्जी किसकी? अल्फा पार्टिकल की। जेड कौन है? एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट न्यूक्लियस। गोल्ड होगा तो जेड की वैल्यू 79। ई पता है आपको 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये दोनों पूछे जा चुके हैं, यहां कोने में से लिख लो नीट, ताकि आपको ध्यान रहे। ये सीधा मुझे कंक्लूजन याद होना चाहिए, सीधा पूछा गया है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मास के क्या होता है? उत्तर है मास के इनवर्स। बढ़े? अब थोड़ी सी यहां तक 10 मिनट एनसीईआरटी आपको दिखाता हूं, ताकि आप घर जाके कॉन्फिडेंटली पढ़ पाओ कि अपन वर्ड टू वर्ड, क्वेश्चन टू क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, ताकि आप अच्छे से उसको सिस्टमेटिक पढ़ पाए। पूरी समझ में आती है, एक आत्मविश्वास मिलता है कि सर मैंने सारा कंटेंट, सारे ग्राफ, सारे डायग्राम, सारे सॉल्व एग्जांपल सब कुछ कवर किया है, तो बिल्कुल भाई शानदार काम होगा। तो खेल कॉन्फिडेंस का है, वो जरूरी है, इसलिए अच्छे से बढ़िया करिए। इस बार असर्शन रीजन का प्रश्न एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक की समरी से आया था, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं लगातार भैया समरी एक एक पॉइंट बढ़िया पढ़िए। अब जैसे चैप्टर नंबर 11 की पूरा चैप्टर हो गया, 3 टॉपिक थे उसमें, मैटर वेव, फोटोन थ्योरी और फोटोन थ्योरी, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैटर वेव पूरा हो गया। उसकी समरी अच्छे से पढ़ो। अभी पढ़ लोगे तो क्या एक बार पढ़ी हुई रहेगी, नहीं तो बाद में परेशान हो जाओगे। चैप्टर 4 आएगा, देखें एटम। अब आप, मैं बता देता हूं अपन ने क्या क्या कर लिया। ये एटम का इंट्रोडक्शन है, सब इसमें लिखा हुआ है। जो काम की बात है वो कॉपी में आ गई, फिर भी आधा घंटा पौन घंटा पढ़िए। सब बताया एटम के बारे में, थॉमसन ने क्या दिया, फिर रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, वो सारा लिखा है। ये वाला फोटो अपन ने देखा था, ये देखिए, ये जो पूरी चारों तरफ ऐसे गोल है, ये कौन है? गोल्ड फॉइल। ये आपकी स्क्रीन है जहां पे जा जाके पार्टिकल क्या हो रहे हैं? टकरा रहे हैं। बीच में कौन बैठी है? गोल्ड फॉइल। ये देखिए, ये वाला चित्र अपन ने देख लिया, ये वाला ग्राफ देख लिया, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल और स्कैटरिंग एंगल, ये सब लिखा हुआ है। यहां से अब मैंने सारे पॉइंट्स आपको लिखवा दिए, पर एक बार पढ़ लोगे तो बात क्लियर हो जाएगी। ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला जो अपन ने देखा। अब न्यूमेरिकल देखिए। अब जैसे ये वाला सवाल देखते हैं 12.2, घर पे करिएगा, मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि यार एक एक कैसे अपन को करना है। अब आप इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन देखोगे ना भाई, आप फंस जाओगे। आपको करना क्या है वो देखिए। सबसे पहले तो ये सॉल्यूशन पर कोई कोई बात नहीं, परेशान नहीं होंगे। चलो अब देखना, अब न्यूमेरिकल क्या कह रहा है वो देखें।
वो कह रहा है जीजर मार्सन एक्सपेरिमेंट है। अब जीजर मार्सन में परेशान नहीं होना है, बोले तो कौन है, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसने कहा अल्फा पार्टिकल जो अप्रोच कर रहा है उसकी एनर्जी दे रखी है 7.7। अब बताओ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब सूत्र याद करो, आर नॉट के प्लस का जेडी प्लस का 2e बटे में के ही, हाफ एम वी स्क्वायर क्यों लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी दे दी। अब के 9 इंटू 10 की पावर 9, गोल्ड फॉइल है तो जेड 79, इसने नीचे दिया है गोल्ड फॉइल का जेड 79, प्रश्न में आएगा तो ब्रैकेट में दे रखा है। ई बताइए 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, फिर 2 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस बटे में काइनेटिक एनर्जी 7.7 मेगा 10 की पावर 6 ईवी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस, सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा। अब ये पूरा आपको जरूरत ही नहीं, सब पढ़ लिया अपन ने, एग्जैक्ट आंसर मैच कर लेना चाहिए, सवाल बन गया। करा हुआ होगा तो आराम रहेगा, नहीं आप ये पढ़ने में लग जाओगे, उसने पूरा डिराइव करके दिखाया है 20 मिनट में, अपन को तो सीधा सूत्र याद है, अपना काम बढ़िया तैयार। तो एक एक चीज ऐसे पढ़िए, तब चैप्टर में आपकी ग्रिप आएगी, आपको पूरा चैप्टर एक कंप्लीट तैयार होगा कि हाँ सर अब जीजर मार्सन आ जाएगा, अपन को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए वापस आते हैं, चलिए तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ओके है। अब इस चित्र में एक चीज और आ रही थी बी, अब इसको पढ़ते हैं, इसे बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। लिखिए अगली हेडिंग, इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर जेई मेन में इस पे अभी 2 साल से क्वेश्चन आ रहा है, एनसीईआरटी में तो नहीं है, नीट में तो नहीं आया है, पर फॉर्मूला और वैल्यू अपन को याद होनी चाहिए। तो इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है, पहले इसकी परिभाषा लिखिए, आपको मजा आएगा। इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of initial velocity vector of alpha particle from the central line of nucleus when alpha particle is क्या मतलब है, हर शब्द में बहुत इंटरेस्ट है, उसको ध्यान से समझिएगा और मैं चित्र बना के आपको और क्लियर करूंगा। जेई मेन के आज से शिफ्ट शुरू हो गई हैं और अभी जो पेपर आएगा वो मेमोरी बेस आएगा, तो अभी उनको ज्यादा आप उस पर सर्च नहीं करें, 10-12 दिन बाद एनटीए खुद रिलीज करेगा। अभी तो क्या होता है, जो बच्चे पेपर दे के आते हैं ना, उनसे हम पूछते हैं, वही सारे क्वेश्चन अभी नेट पे आपको चलते रहेंगे, आप उनको देखेंगे, आधे अधूरे करेंगे, अभी समय नहीं खराब करें, 10-12 दिन 15 दिन रुक जाएं, जब पूरा पेपर सब खत्म हो जाएंगे एनटीए खुद ओरिजिनल पेपर पब्लिश करेगा, अपन वो टाइप करके फिर आपको डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे। अभी आप जैसे आज से हम भी नेट पर सॉल्यूशन देंगे सभी इंस्टीट्यूट के, पर वो सारे क्वेश्चन कैसे हैं, मेमोरी बेस, बच्चा पेपर देख के आता है, बच्चे से पूछते हैं भैया क्या क्या क्वेश्चन है, अब उसका पेपर खराब हुआ वो टेढ़े मेढ़े बताता है ना, है ना, तो ये सब मेमोरी बेस होता है। ऐसा एम्स में भी होता था, एम्स का तो पेपर कभी मिलता ही नहीं था, पेपर देते थे और वापस पेपर की हार्ड कॉपी वापस ले लेते थे। तो एम्स की जितनी भी किताबें आती हैं सब में लिखा रहता है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन,
मेमोरी बेस का मतलब होता है बच्चे से पूछा जाता है भैया क्या 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 तुझे क्वेश्चन याद है, 40-50 बच्चों से पूछते हैं, फिर जाके वो पेपर एक तैयार होता है, ये कहलाता है मेमोरी बेस। तो अभी इस पर परेशान मत होइएगा, क्योंकि अभी से आपको देखना यूट्यूब पर खूब मिल जाएंगे, जेई मेन पेपर शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, पर ये सारे कैसे हैं, मेमोरी बेस। 10-15 दिन बाद जब पूरे ओरिजिनल पेपर आ जाएंगे, एनटीए रिलीज करेगा पूरा सिस्टमेटिक, उसको अपन टाइप करा के चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके फिर आप उसको सॉल्व करना। अभी 10-12 दिन अभी अपन को ऊर्जा नहीं लगानी है, क्या बात समझ गए। पर वो 250 सवाल करने जरूरी है। हर शिफ्ट में कितने, 25, कुल कितनी शिफ्ट 10, तो कुल कितने प्रश्न 250। ये 250 नए सवाल हैं, सारे करने जरूरी हैं, मस्ट है। तो इस पर अपन को कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना। बताओ ये कौन है, न्यूक्लियस। भाई सुनना, जो सेंटर पे आएगा वो तो वापस लौट जाएगा। ये दूरी तो क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसकी बात नहीं कर रहे। एक ऐसा पार्टिकल जो सेंटर पे नहीं, कहीं ऊपर या नीचे है, और ये लौटेगा नहीं, ये तो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये वाली जो दूरी है, इस दूरी को बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। वापस मैं समझाता हूं, जो सेंट्रल लाइन पर आएगा बताओ वो क्या होगा, वो तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच देगा, तो उसका तो इंपैक्ट पैरामीटर कितना है, 0। अब पढ़ो ध्यान से, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब डिस्टेंस किस किस की वो भी लिखा हुआ है, ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। ये देखिए ये कौन है, ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। ये लाइन बताइए कौन है, सेंट्रल लाइन। अब बताइए दोनों के बीच में कैसी दूरी, परपेंडिकुलर दूरी। परिभाषा का एक एक शब्द बड़ा जबरदस्त है, वापस पढ़िए, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब जैसे दूरी आती है, आप विज्ञान के छात्र छात्राएं हैं, आपको अच्छा दूरी, दूरी तो किन्हीं दो चीज के बीच में होती है, किस किस के बीच में दिखाओ, दिया हुआ है वेलोसिटी वेक्टर और सेंट्रल लाइन। क्या वेलोसिटी वेक्टर दिखाई दे रहा है सर, एक बार दिखाओ, ये रहा वेलोसिटी वेक्टर। सर सेंट्रल लाइन दिखाओ, ये रही सेंट्रल लाइन। क्या दूरी दिख रही है, इस दूरी को क्या बोलते हैं, इंपैक्ट पैरामीटर, व्हेन अल्फा पार्टिकल इज फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। लिखना शुरू करिए, और इसका जो सूत्र होता है वो इंपैक्ट पैरामीटर का होता है 1/4πε0 ZE² cot θ/2 बटे काइनेटिक एनर्जी। सूत्र मत याद करिए, केवल डिपेंडेंसी याद करिए, जिस पर जेई मेन में 2 बार सवाल आया। इंपैक्ट पैरामीटर cot θ/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक एक टर्म को फील करिए, जेड बोलिए, जेड कौन, जेड, जेड एटॉमिक नंबर, थीटा, थीटा दिख रहा है आपको, ये देखिए थीटा स्कैटरिंग एंगल। ये ऐसी चीजें हैं जो आपने नहीं पढ़ी हैं लास्ट ईयर के नोट्स में, किताबों में, सवाल इस पे बहुत कम है, पर आया हुआ है प्रश्न है, इसलिए छोड़ा नहीं जा सकता। इसे बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। अच्छा जो सेंट्रल लाइन पर आएगा उसका क्या होगा, वो तो इंपैक्ट पैरामीटर 0, और वो तो आकर वापस लौट जाएगा, उस दूरी को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इस पे सवाल जेई मेन में आया हुआ है। जेई मेन का सिलेबस एग्जैक्टली नीट का सिलेबस सेम है, लास्ट ईयर बिल्कुल सेम कर दिया गया था। अपने यहां से भी कटौती हुई थी, जेई मेन से भी हुई थी, वो भी शुद्ध रूप से नई एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, इसलिए जेई मेन के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी फिजिक्स और नीट के बिल्कुल अलाइंड हैं। क्या आगे बढ़े, सिर्फ ये याद रख सकते हैं, इंपैक्ट पैरामीटर इज प्रोपोर्शनल टू
कॉट थीटा बाय 2। थीटा कौन है? थीटा स्कैटरिंग एंगल, एक बार बोल लो, थीटा। बी इंपैक्ट पैरामीटर। 1 मिनट का रेस्ट लो, सारे पन्ने पलटो। रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन मॉडल, अल्फा स्कैटरिंग, इंपैक्ट पैरामीटर, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये सब आज घर जाके पढ़ना है। अभी 8 पेज एनसीईआरटी के मार्क कराऊंगा, उनसे ये सारा सारा लिया गया है। एटम आसान है भाई, बढ़िया तरीके से किया जा सकता है, कहीं कोई टेंशन नहीं है। क्या आगे बढ़े? देख लो अच्छे से। देखो ये वाला ग्राफ हो गया, तो एक एक कंटेंट, एक एक ग्राफ आपको आंखों से निकला हुआ होना चाहिए। ये इंपैक्ट पैरामीटर की बात, ये नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स, ये आपका अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और ये जो सारी थ्योरी लिखी हुई है वो इनिशियल अर्ली मॉडल, थॉमसन आए, थॉमसन ने क्या कहा, प्लम पुडिंग मॉडल, रदरफोर्ड ने क्या कहा। एक बात जरूरी है, रदरफोर्ड मॉडल फेल क्यों हो गया, बोर की क्यों जरूरत पड़ी? अगर आपको थोड़ा बहुत कच्चा पक्का तो सबको याद है, पर जबरदस्त याद नहीं है कि यार सर एक ये टीचर ऐसा चित्र बनाते थे सर, ऐसा गोल गोल गोल, है ना, ये याद तो है, पर ये क्या हो रहा है, ये स्पाइरल पाथ आके वो न्यूक्लियस में क्यों गिर रहा है, डायग्राम तो याद है, पर क्या हुआ उस बात को समझते हैं। तो लिखिएगा फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। अब इस बात को समझिए, क्योंकि चित्र सबको याद है कि 11वीं में सब में पढ़ा हुआ है, पर इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है वो अपन आधा अधूरा जानते हैं, तो उसको आज सीख लेते हैं। फेलियर क्यों हो गया? तो पहला और सबसे जबरदस्त पॉइंट है, रदरफोर्ड स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर सके। क्या था कॉन्सेप्ट वो अपन समझते हैं। अब समय नहीं है भाई, एग्जाम में अपने साथ खुद के साथ हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। ये सब बड़े बूढ़े कहते हैं, ये कहा गया है बचपन हम सुनते भी थे यार, ना कोई अपंग व्यक्ति जा रहा हो या कोई इस तरह से, तो ना अपन कभी उस पर तरह हंसते नहीं है, ऐसा सिखाया गया कि भगवान अपने साथ ही ऐसा कर देता है। अब ये आवाज अपने साथ एग्जाम में निकलने लग गई, पेपर देखते तो क्या हो जाएगा, आप सोचो, है तो सब पूरा साल याद आ जाता, अरे यार हाँ यार वो मैंने हंसा था उस पर यार, भाई सब 20 के 20 सवाल नहीं बन रहे लाइन से, है? तो ऐसा बड़े बुजुर्ग दादी और ये सब सिखाती थी कि ना कभी भी ना ऐसे कभी करते नहीं है काम कि कब चीजें वही लौट कर अपने साथ हो जाएं पता ही नहीं चलता। तो ऐसे नहीं कहा गया है, पेपर हो रहा है भाई साहब सवाल ही नहीं बन रहे हैं, और फिर पता चल हाँ यार वो आवाज निकाल ली थी, अब वो आवाज अपने पे लागू हो रही है यार, है? चलो देखो, अब रदरफोर्ड स्टेबिलिटी ऑफ एटम को समझा नहीं पाए, क्या कारण है वो सुनिएगा, मजा आएगा। हम चलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में। क्लासिकल फिजिक्स ये कहती है, अब आपको ये बात समझ में भी आएगी क्योंकि आपने पढ़ लिया, अभी आप देखना, मैक्सवेल ने ये कहा था कि कोई एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल, आज कुछ कुछ याद आ रहा हो, एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या प्रोड्यूस करता है, ईएम वेव। याद करिए, सोर्स ऑफ एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल हमेशा क्या प्रोड्यूस करता है, ईएम वेव। अब पूरी कहानी सुनना और आज नई बात सीख के जाना। जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेटेड है। सर्कुलर मोशन की फिजिक्स याद करिए, सर्कुलर मोशन इज एग्जांपल ऑफ एक्सिलरेटेड मोशन।
क्यों याद करिए, लगातार एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है और सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण और उस एफ की दिशा भी लगातार बदलती रहती है। याद करो, हमेशा कहां लगना चाहिए, टुवर्ड्स द सेंटर। तो सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सीलरेटेड मोशन। तो जब भी कोई वैज्ञानिक कोई बात करता है तो उस समय के जो तत्कालीन उस समय के जो वैज्ञानिक हैं आर्ग्यूमेंट करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि भाई तुम कह रहे हो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। कहा, उसने कहा हाँ भाई। तो फिर दूसरा क्रॉस क्वेश्चन आया, भाई मैक्सवेल तो कह रहे हैं कि जब चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेटेड होता है तो वो क्या पैदा करता है, ईएम वेव्स। तो तुम्हारा ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है और चूंकि ये एक्सीलरेटेड है तो इसको क्या प्रोड्यूस करनी चाहिए, ईएम वेव्स। अब ईएम वेव्स के पास तो क्या होती है, एनर्जी, और एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड, तो एनर्जी आती कहां से है, इलेक्ट्रॉन की रेडियस लगातार कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। जो उसका एनर्जी है हायर एनर्जी से वो कहां तक जाएगा, लोअर एनर्जी, लोअर एनर्जी, लोअर एनर्जी, और फाइनली वो किस में गिर जाएगा। ऐसा होना चाहिए। रदरफोर्ड इस बात को समझा नहीं पाए, इसलिए रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया। मैं अपने शब्दों को फिर बोलता हूं, फिर समझिए। जब भी कोई मॉडल आएगा तो एक वैज्ञानिक ने अपनी बात करी, तो जो दूसरे वैज्ञानिक हैं वो आर्ग्यूमेंट होता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है कि भाई आपकी जो एजम्पशन है, आपकी जो सोच है वो यहां तो फेल हो रही है। क्या हो रही है वापस सुनिए, फिर से अब धीरे धीरे बोलता हूं। रदरफोर्ड ने कहा इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, यस। सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सीलरेटेड मोशन। मैक्सवेल की क्लासिकल फिजिक्स क्या कह रही है, जब भी कोई एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल होगा तो लगातार क्या पैदा करेगा, ईएम वेव्स। अब ईएम वेव्स की ऊर्जा कहां से आएगी, तो इलेक्ट्रॉन अपनी ही ऊर्जा को क्या कर रहा है, कम। भाई इलेक्ट्रॉन के मोशन से ईएम वेव पैदा हो रही है यार। अब ईएम वेव 100 जूल की पैदा हो रही है, तो 100 जूल की एनर्जी आएगी कहां से, एनर्जी तो नाइदर बी क्रिएटेड। तो फिर क्या होगी, आप खुद सोचो, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होगी और वो जो ऊर्जा में लॉस हो रहा है वो किस में ज्यादा होगा, ईएमडब्ल्यू में। और अगर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम हो रही है तो हायर एनर्जी ऑर्बिट से कहां आएगा, लोअर 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 लोअर, और फाइनली किस में जाके गिर जाएगा, न्यूक्लियस। पर ऐसा होता, रदरफोर्ड इस बात को समझा नहीं पाए, तो ये फेलियर है। रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि उनको क्या पैदा करना चाहिए था, ईएम वेव्स, और इलेक्ट्रॉन को फाइनली न्यूक्लियस में फॉल हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। कौन कह रहा है, क्लासिकल फिजिक्स। परंतु रदरफोर्ड इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। लिख लीजिए, ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है भाई, इसलिए पढ़ना जरूरी है। कहीं से भी प्रश्न थ्योरेटिकल फ्रेम हो सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट और कम इंपॉर्टेंट नहीं होता। ऑल इंडिया की तैयारी पूरे सिलेबस के साथ, पूरी तैयारी के साथ दी जाती है भाई। बढ़े आगे। चार चैप्टर पे लड़ाई चल रही है। चैप्टर नंबर 11, 12, 13, 14। 11, 12, 13 है मॉडर्न के, 14 है सेमीकंडक्टर। इन चार चैप्टर से 9 सवाल देखने को मिलते हैं परीक्षा में, इसलिए इनको बहुत अच्छे से करिए, इसमें लापरवाही मत करिए। साथ साथ अपन एक एक कॉन्सेप्ट को लेते हुए चल रहे हैं। बढ़े आगे। अब आता है भाई सबसे जबरदस्त पॉपुलर मॉडल जो आज तक काम किया जाता है, जिसे बोलते हैं बोर मॉडल। नील्स बोर, जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया सन 1913 के आसपास। बोर मॉडल, हेडिंग डालिए।
मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल यहां से आता ही आता है। कुछ बातें याद दिला देता हूं, सारी फिजिकल केमिस्ट्री की हैं, दोनों जगह काम आती हैं, दोनों जगह सवाल आता है। कुछ कुछ आपको याद आना शुरू हो जाएगा, ये सब डिराइव कराऊंगा, सब अपने सिलेबस में। रेडियस का फॉर्मूला 0.529 n स्क्वायर बाय, भाई ये डिपेंडेंसी याद होनी चाहिए। भर भर के सवाल आएंगे, इस पे कोई लापरवाही नहीं है, मैं डिराइव करा सकता हूं, कराऊंगा, पर सूत्र याद करना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट 2.18 इंटू 10 की पावर 6 जेड बाय एन। लिखना शुरू करिए ताकि एक बार कच्चा पक्का दिमाग में बैठे। वेलोसिटी जेड बाय एन, कुल ऊर्जा याद हो तो माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुल ऊर्जा की डिपेंडेंसी जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये सब काम आएंगे, सब पे भर भर के न्यूमेरिकल है। जेड कौन है? एटॉमिक नंबर। पहला सवाल यही तगड़ा है। बोर मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज या सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। हाइड्रोजन लाइक एटम, ये भी अपने आप में सवाल है। सब बातें एक एक थ्योरेटिकल काम की है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर हैं बहुत सारे। हीलियम के लिए लागू नहीं होगा, हीलियम प्लस के लिए लागू होगा, Li के लिए नहीं, Li प्लस प्लस के लिए। याद होने चाहिए। हाइड्रोजन का Z1 बहुत काम आएगा, हीलियम Z2, लिथियम Z3, हीलियम प्लस लिथियम डबल प्लस। डबल प्लस का मतलब समझे? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तब बचेगा एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ही लागू होता है। एक मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला जिसपे पूरा 1 घंटा चलेगा, 1 बाय लैम्डा आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस लाइमन सीरीज, बार्मर, पाशन, सब सिलेबस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में सेम है। तो पूरा पूरा ये अपन को पढ़ना है भाई। इसको बहुत तरीके से फोड़ा जा सकता है, पूरा मॉडर्न। इसलिए आज लापरवाही मत करना। जब परसों मिले तो 1 से 1.5 घंटा एनसीईआरटी पढ़ के आना। अभी पेज नंबर भी बताऊंगा और उसको बढ़िया पढ़कर आना। उसको याद नहीं करना है, बस मैं चाहता हूं आप गो थ्रू हो जाएं। गो थ्रू से आपको मजा आता है कि हाँ यार सारी बातें अपन ने सीख ली, पढ़ ली। ये है रेडियस, ये है वेलोसिटी, ये है टोटल एनर्जी। अब बोर्ड ने 3 पोस्टुलेट दिए थे। उन्होंने कहा था अगर आपको मेरे मॉडल को मानना है, मेरे मॉडल को समझना है, तो पहले आपको 3 पोस्टुलेट पे एग्री करना पड़ेगा कि मेरे मॉडल को पढ़ते समय 3 एजम्पशन है। तो लिखिएगा पोस्टुलेट ऑफ बोर्ड्स मॉडल। पहला सबसे पॉपुलर, सबको रटा हुआ है, MVR बराबर NH अपॉन 2 पाई। पर स्टेटमेंट काम का है, वही ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटीग्रल मल्टीपल हो h अपॉन 2 पाई का। MVR कौन है बताइए? एंगुलर मोमेंट।
तो पहले लिखिए ओनली, पहले पॉइंट में लिखिए ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड in which angular momentum of an electron, वापस बोल रहा हूं, only those orbits are permitted in which angular momentum of electron is integral multiple of h upon 2 pi। स्टेटमेंट बोर्ड से लिखिए मैथमेटिक्स, MVR बराबर NH अपॉन 2 पाई। MVR को समझिए, कौन है MVR? एंगुलर मोमेंटम। क्या बात ओके है? दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो चक्कर लगाने के लिए उसको क्या चाहिए भाई? सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? कुलम्बिक फोर्स। कुलम्बिक फोर्स याद करो, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रॉन को चक्कर लगाने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कुलम्बिक फोर्स। अब बताइए सेंटर पे कौन बैठा है? न्यूक्लियस, प्लस का Jd। चक्कर कौन लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो वैल्यू डाल दीजिए Jd E बटे R स्क्वायर। और यही आपको याद होता है रनिंग लैंग्वेज में, mv स्क्वायर बाय आर बराबर के जेडी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। पर ये जेडी स्क्वायर कहां से आया वो आज आपको समझिए, वो आया है कुलम्बिक फोर्स से। सीधा ये हमें एक्सप्रेशन तो याद होता है कि जेडी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, पर ये नहीं समझ में आता है जेडी स्क्वायर क्या है। आज समझ के जाइए, वास्तव में Q1 Q2 है वो, और जब Q1 Q2 को रखोगे तब वो अपने आप बन जाएगा जेडी स्क्वायर। क्या केमिस्ट्री किताब में सीधा दिया हुआ है mv स्क्वायर बाय आर बराबर के जेडी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो बच्चों को यही याद है। पर यार जेडी स्क्वायर आया कहां से, वो आपको फील आनी चाहिए। वो के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर से आया है। तीसरा, आगे बराबर आगे लिखें। तीसरा पॉइंट, बीइंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। तीसरा पॉइंट लिखिए बीइंग, BEING, बीइंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, कॉमा इलेक्ट्रॉन neither absorb nor release any type of energy, but when electron jump from higher energy level to lower energy level, energy is released in the form of electromagnetic radiation. क्या मतलब है? उन्होंने कहा
जब तक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसको ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना वो एनर्जी को रिलीज करेगा। बट अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करेगा तब वो एनर्जी को रिलीज करेगा और वो एनर्जी इन दोनों के डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल के बराबर होगी। चित्र बना लीजिए। जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में कूदेगा तब वो फोटोन को एमिट करेगा और वो फोटोन की ऊर्जा इन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर होगी। ये 3 पोस्टुलेट है। अगला लेक्चर वेलोसिटी, रेडियस, एनर्जी, रिडबर्ग फॉर्मूला, लाइमन, बार्मर, पाशन, इस पे चलेगा और ये दोनों चैप्टर को हिट करेगा, केमिस्ट्री के भी और फिजिक्स के भी। आसान है, बढ़िया कर सकते हैं। पेज नंबर लिख लीजिए। नई किताब के कौन कौन से पेज नंबर आज मैंने कवर कर दिए हैं। पेज नंबर 290 से लेकर 294, 290, 291, 292, 293, 294, ये भाई 5 पेज अपन ने पूरे पढ़ लिए हैं। पर एक बार आप भी पढ़ लोगे तो और एकदम शानदार तैयार हो जाएगा। चलिए साहब, धन्यवाद। आ जाओ आ जाओ आ जाओ।